हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणाज लर्निंग हब में। मैं आप लोगों का तहे दिल से इस एनसीईआरटी के सीरीज में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा रोजाना का है कि टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आती हूं आप लोगों के लिए क्लास 6 के एनसीईआरटी का। जिसको नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लास 6 के एनसीईआरटी हमारा चल रहा है, क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, समझ जाइए। और इसका जो है थ्योरी क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। और आज जो है कि मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। इसमें दो टॉपिक कंबाइंड करके लाई हूँ। पहला है मानचित्र और दूसरा है पृथ्वी का परिमंडल। अलग अलग टॉपिक से लाती तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन पाता, इसीलिए मैं दोनों को ऐड कर दी हूँ। तो इससे टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आके आई हूँ। अगर आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर आया 20 में से। ठीक है, अब चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अभी का हमारा मिनट बहुत कीमती है। ठीक है, अब चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी के किसी एक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मानचित्र। देखिए, अगर हमें पृथ्वी के किसी एक भाग की जानकारी चाहिए, मान लीजिए कि हमें इंडिया की जानकारी चाहिए, तो अगर हम ग्लोब में से देख के अगर हम जानकारी एकत्रित करने के लिए सोचेंगे तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड का रहता है उसमें, ग्लोब में, तो हमें छोटे छोटे चीज़ का जानकारी नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर वही हम मानचित्र का उपयोग करेंगे, जैसे कि हमें इंडिया का चाहिए तो हम इंडिया का मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो सकती है। तो वही बोल रहा है कि ज़्यादा उपयोगी साबित कौन सा होगा, तो मानचित्र ज़्यादा उपयोगी साबित होगा ग्लोब की तुलना में। ठीक है, अगर हम ग्लोब के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता दें तो ग्लोब का जो निर्माण क्या है, बेहम ने किया था, बेहम ने। और ग्लोब का उपयोग जो है पूरे वर्ल्ड को जानने में आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, आपको सही चुनना। ए में बोला जा रहा है कि भौतिक मानचित्र में पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों का वर्णन होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है कि भौतिक मानचित्र में जो है पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वत, पठार, नदी, मैदान, इन सारे चीज़ों का जो है कि अध्ययन किया जाता है और वर्णन रहता है इसमें भौतिक मानचित्र में। इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बैठ रहा है। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो देखिए यहाँ पे राजनीतिक मानचित्र में विश्व के विभिन्न राज्यों, देश तथा उनके सीमाओं को दर्शाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। राजनीतिक मानचित्र में जो है वो सारे देश, उनके सीमाओं को दर्शाया जाता है। ये सारी चीज़ें राजनीतिक मानचित्र में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर हम सी की बात करें तो थीमेटिक मानचित्र में कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। थीमेटिक मानचित्र में जो है किसी विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमें मैदान के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम ऐसा मानचित्र बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैदान के बारे में दिया हुआ रहेगा। जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, कोसी का मैदान, इस तरीके से सिर्फ उसमें मैदान के बारे में ही दिया रहेगा, उसको थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। अगर हम पर्वत के बारे में जानना चाहेंगे तो उस मानचित्र में सिर्फ पर्वत का ही वर्णन रहेगा कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है, इस सिर्फ पर्वत के बारे में उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर का बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि सारा का सारा हमारा सही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र के कुल कितने घटक होते हैं, 3, 4 या 5। अगर इस क्वेश्चन के आंसर का बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3।
मानचित्र के कुल 3 घटक होते हैं। ये चीज़ मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रही थी तो उस समय अच्छे से डिस्कस करके बताई थी आप लोगों को एकदम डिटेल से। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ भी मैं आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ कि 3 घटक कौन कौन से हैं। 3 घटक होते हैं मानचित्र के, कुल 3 घटक होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला है दिशा, दूसरा है दूरी और तीसरा है प्रतीक। अगर आप किसी मानचित्र को बना रहे हैं तो इन 3 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना होगा। अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को आप गलत कर देते हैं तो आपका मानचित्र कभी सही बन ही नहीं सकता है। अगर आपको सही मानचित्र बनाना है इन 3 घटक को ज़रूर ध्यान में रख के बनाना होगा, अन्यथा आपका मानचित्र गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किससे अधिक जानकारी प्राप्त होती है। किससे अधिक जानकारी प्राप्त होगी। आपको तो ये पता चल गया कि ग्लोब की तुलना में मानचित्र से अधिक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि मानचित्र में भी 2 टाइप होते हैं। मानचित्र का अगर हम बात करें तो इसका भी 2 टाइप होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ। ये बस मैं अपने तरफ से बताई हूँ कि मानचित्र 2 टाइप होते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में टाइप का कोई जिक्र नहीं है। ये होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र, छोटे पैमाने वाला, छोटे पैमाने वाला, छोटा पैमाना, और एक होता है बड़ा पैमाना वाला। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर आपसे पूछा जाएगा किससे अधिक जानकारी प्राप्त होती है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र से या बड़े पैमाने वाले मानचित्र से, तो आप इसको इस चीज़ का आंसर दीजिएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से आपको ज़्यादा जानकारी मिलता है। तो वही इस क्वेश्चन में भी पूछा गया किससे अधिक जानकारी प्राप्त होती है, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र से। मानचित्र से ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन मानचित्र को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक छोटे पैमाने वाला मानचित्र और एक बड़ा पैमाना वाला मानचित्र। तो उसमें दोनों में से किससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगा, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्य दिशाएं कितनी होती है। मुख्य दिशाएं की बात करें तो ये टोटल हो जाती है हमारी 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मुख्य दिशाएं टोटल 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ इस तरीके से ये हमारा हो जाता है उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 दिशाएं जो है ये हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, लेकिन 4 जो है और दिशाएं होती है इस तरीके से। 4 दिशाएं और होती है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ इस तरीके से, इस तरीके से होती है। ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और पश्चिम दक्षिण के बीच की दिशा को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब कहा जाता है, दक्षिण पूरब। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्य दिशाएं कितनी होती है तो 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल दिशाएं कितनी हो जाती है तो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल। टोटल कैसे, 4 तो मुख्य दिशाएं ये रहेगी आपका, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये 2, 3 और 4, 4 मुख्य दिशाएं। और ये रहा 5, 6, 7, 8 और एक हो जाता है आपका ऊपर और एक नीचे, 8, 2, 10, टोटल 10 दिशाएं होती है। और मुख्य दिशाएं का बात करें तो 4 होती है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है
कि मानचित्र में हम प्रतीकों का उपयोग क्यों करते हैं। मानचित्र में जो हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं। अगर हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसका कारण तो होगा ना, वही इसमें पूछ रहा है कि हम प्रतीकों का उपयोग क्यों करते हैं। कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, या मानचित्र आकर्षक दिखाने के लिए, या मज़े के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर का बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि कम जगह में हमें अधिक जानकारी मिले। कोई आकर्षक दिखाने का मकसद नहीं रहता है, मज़े के लिए नहीं करता, ये कम जगह में अधिक जानकारी के लिए जो है किया जाता है। जैसे कि पुल को कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है, इस तरीके से। अब 200 किलोमीटर, मान लीजिए कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, 2 किलोमीटर पुल है। अब क्या मानचित्र में 2 किलोमीटर पुल बनाएंगे, इससे कितना बड़ा मानचित्र बन जाएगा हमारा। वही अगर हम यहाँ पे जो है एक सही पैमाना ले लेंगे कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हमारा पैमाना हो गया। इसके हिसाब से 2 सेंटीमीटर नाप के पुल का ये सिंबल बना देंगे तो ये समझ में आ जाएगा सबको कि ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर है। तो इससे पता चलेगा कि ये 2 किलोमीटर लंबा पुल है। इस तरीके से उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब चलिए नेक्स्ट। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा चित्र के विषय में कौन सा सही है। रेखा चित्र के विषय में अब देखिए, यह भी एक प्रकार का मानचित्र है। यह कच्चे और यहाँ लगता है कुछ मिस्टेक है। यह कच्चे और आलेख की सहायता से खींची जाती है। यह कच्चे आलेख होगा, यहाँ पे आलेख होगा, आरेख होगा, आरेख। यहाँ पे कच्चे आरेख की सहायता से खींची जाती है, या इसको खींचने के लिए किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा। रेखा चित्र के विषय में क्या आपको पता है। अगर आप मेरा एनसीईआरटी के थ्योरी वाला क्लास देखे होंगे, क्लास 6 का, तो आपको ये चीज़ें पता होगी। अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, रेखा चित्र को खींचने के लिए किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसे कच्चे आरेख की सहायता से खींचा जाता है, और यह भी एक प्रकार का मानचित्र ही होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू आप किसी दोस्त के घर जाने का प्लान है, तो आप उसके घर पहली बार जा रहे हैं, तो आप दोस्त को कॉल किए और फिर पूछें कि कैसे आना है, हमें तो पता नहीं है। तो वो बताएगा आपको कि दाएं ले लियो, फिर बाएं ले लियो, फिर 2 किलोमीटर चल के फिर लेफ्ट ले लीजिए, फिर राइट ले लीजिए। इसी तरीके से जो आपको खींच के मान लीजिए वो भेज दिया लिख के, तो उसी को रेखा चित्र कहा जाता है। इसमें किसी पैमाने की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं पड़ी। इतना समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीले रंग का इस्तेमाल मानचित्र में किसे दिखाने के लिए किया जाता है। नीले रंग से दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा कि नीले रंग से जो जलाशय को दिखाया जाता है, क्योंकि पानी जो है, अगर हम अंतरिक्ष से आकाश को देखें, अंतरिक्ष से अगर हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि 71% जल पाया जाता है, और जल हमें अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसलिए हम जलाशय को मानचित्र में जो है कि नीले रंग से दिखाते हैं। इधर समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दिक् सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है। अब ये दिक् सूचक क्या है, अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जो नहीं देखा है वह उसको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। दिक् सूचक जो है कुछ घड़ी के समान रहता है, इस तरीके से। उस पे इधर नॉर्थ और इधर साउथ बना हुआ रहता है,
और भी कई सारी चीज़ें बना हुआ रहता है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। उस पर ना दो दो सुई रहती है, एक सुई भी रह सकता है इस तरीके से और एक इस तरीके से। यहाँ पे लिखा होगा साउथ, सुई पे लिखा रहता है इस तरीके से साउथ और इस तरीके से नॉर्थ। और ये सुई जो है हमेशा साउथ और नॉर्थ में ही रुकती है। चाहे आप इस जो है दिक्सूचक को कहीं पे भी लेके चले जाइए, इसका सुई हमेशा साउथ और नॉर्थ में ही रुकेगा। अगर उसमें एक सुई है तो उसका सुई हमेशा नॉर्थ में रुकेगा। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, अगर आप दिक्सूचक को लेके गए तो अगर आपको साउथ या नॉर्थ का पता चल गया तो आप अदर दिशा का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। इसीलिए दिक्सूचक का उपयोग अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैमाना आवश्यक होता है क्यों? पैमाना जैसा कि आपको पता होगा मानचित्र खींचने के लिए दिशा, दूरी और पैमाना आवश्यक है, लेकिन ये किसके लिए आवश्यक है? पैमाना आवश्यक किसके किसके लिए है? क्या मानचित्र के लिए आवश्यक है, ये रेखा चित्र के लिए आवश्यक है, या प्रतीकों के लिए आवश्यक है, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र। मानचित्र में पैमाना आवश्यक है, ये तो मैं आपको शुरू से ही बताते हुए आ रही हूँ। रेखा चित्र में पैमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रतीकों के लिए भी पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको बस प्रतीक एक तरह का सिंबल होता है, उससे पैमाना का कोई रिलेशन नहीं है। ना समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? सही आपको चुनना है। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात, जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल अर्थात भूमि को ही भूमि से ही भूमंडल की उत्पत्ति हुई है। इस तरीके से आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जिस पे हम रहते हैं, हम किस पे रहते हैं? भूमि पे, तो इसे भूमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात, वायुमंडल की तो विभिन्न परतें भी होती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ली हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, बी भी सही है, ए भी सही है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं सम्मिलित होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जल की कौन कौन सी अवस्थाएं? जल की 3 अवस्थाएं, ठोस बर्फ के रूप में, द्रव पानी के रूप में, और गैस वाष्प के रूप में। ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होती है जलमंडल में। जहाँ पर स्थल, जल और हवा तीनों मिलते हैं उसमें क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही है, जहाँ पे जल, हवा और स्थल तीनों मिलते हैं उस सीमित क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं। वहीं पे जीव पनपता है, जहाँ पे स्थल, जल और हवा तीनों मिलता है। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इरेज करके समझा देती हूँ जीवमंडल आखिर होता कैसे है। मान लीजिए ये है हमारा जलमंडल, और इस कलर से मैं दिखा देती हूँ वायुमंडल और ब्लू कलर से मैं दिखा देती हूँ स्थलमंडल। ये तीनों चीज़ें कहाँ पे मिल रही है? अगर आपसे पूछा जाएगा ये तीनों चीज़ें कहाँ पे मिल रही है, तो वो हो जाएगा ये वाला भाग। ये इस भाग पे स्थल, जल और वायु तीनों मिल रही है, तो इसी को कहा जाता है जीवमंडल। इसी को कहा जाएगा जीवमंडल। जीवमंडल ये जैव मंडल, यहीं पे जीवन संभव होगा बस, और कहीं पे नहीं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? क्या आप लोग इसका नाम बता सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट।
ये कहाँ है माउंट एवरेस्ट? ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी अगर हम ऊंचाई का बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का भाग है, और हिमालय को आपसे अगर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से जाना जाता है हिमालय को नेपाल में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8,848 मीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अलग से लिखवाती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम जो है कि आपके लिए भले ही टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें से 20 नहीं बल्कि 40 क्वेश्चन लगभग रहता है। 40 क्वेश्चन के आसपास आपको डिस्कशन करवाती हूँ मैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी मेहनत सफल हो। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा स्थान, जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उसी तरीके से विश्व का सबसे गहरा स्थान भी है, सबसे गहरा, और उसका नाम है मेरियाना गर्त। उसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। सबसे गहरे स्थान का भाग है मेरियाना गर्त। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये मेरियाना गर्त है कहाँ? मेरियाना गर्त की अगर हम बात करें तो ये प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु को देख लें तो ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, और इसके सबसे गहरे भाग का नाम है मेरियाना गर्त। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरियाना गर्त। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5, 6 या 7? अगर हम महाद्वीप का बात करें तो 7 हैं। पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं, और वो कौन कौन सा है मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर से बता देती हूँ। एशिया, एक मिनट, एशिया, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, और हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और हो जाएगा हमारा यूरोप, अफ्रीका, और एक यहाँ पे लिख देते हो ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हमारे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फ़ोन पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप बस मेरी बातों को समझिए। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो फिर और कुछ नहीं चाहिए, बस आप समझते रहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अगर हम विश्व के सबसे गर्म स्थान की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सहारा रेगिस्तान। ये सबसे गर्म है, ये इतना गर्म है, मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु भी बता देती हूँ। ये इसका टेम्परेचर दिन में, डे में
पहुंच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक। और वही नाइट का बात करें तो नाइट में हो जाता है, नाइट में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए कितना अटपटा सा है टेम्परेचर। दिन में इतना गर्मी कि आपको जलन महसूस करवा दे, और रात में इतना ठंडे कि पानी को जमा दे। इसीलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में जैसे कि पाया जाता है ऊँट पाया जाता है, और सारे जीव जंतु जो वहाँ के वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल संधि क्या है। जल संधि के बारे में पूछ रहा है कि जल संधि क्या है। पानी का एक सकरा भाग जो दो बड़े जल राशि को एक दूसरे से जोड़ती है, या स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थल भाग को एक दूसरे से जोड़ती है, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम जल संधि की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानी का एक सकरा भाग जो दो बड़े जल राशि को एक दूसरे से जोड़ती है। आप सीधी से बात अपने दिमाग में रखिए, दो बड़े जल राशि को आपस में जोड़ेगा तो जल संधि हो जाएगा। वही अगर दो बड़े स्थल भाग को एक दूसरे से जोड़ेगा तो स्थल संधि हो जाएगा, स्थल संधि। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, पनामा स्थल संधि। ये किसको जोड़ता है? पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, पनामा स्थल संधि। और जल संधि का में पाक जल संधि, ये कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच है ये। कौन सा? पाक जल संधि, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो नील नदी हो जाएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है नील नदी की, तो इसका लंबाई हो जाएगा 6650 किलोमीटर। और ये नदी अफ्रीका में है। ये नदी कहाँ है? अफ्रीका में। ये सबसे लंबी नदी है और ये अंत में भूमध्य सागर से जाके मिलती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत का शोध केंद्र है? मैत्री, गंगोत्री, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। मैत्री और गंगोत्री ये दोनों भारत के शोध केंद्र है जो कि अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में मतलब ध्रुव के पास रहता है, ध्रुवों के पास शोध केंद्र। इतना समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की परतों के नीचे से ऊपर के क्रमबद्ध कीजिए। अगर हम वायुमंडल के कुछ परतों के बारे में आपको बता दें तो मैं आपको यहाँ पे बोल देती हूँ, लिखवा भी देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले रहता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल शॉर्ट में लिखती हूँ, आप समझ जाइएगा। उसके बाद रहता है समताप। उसके बाद रहता है मध्य रहता है। उसके बाद रहता है आयन, और उसके बाद रहता है बहिर। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे आ नहीं रहा है, समझ जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल जो है कितने किलोमीटर तक फैला रहता है, तो ये जो है 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर। समताप मंडल की बात करें तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। मध्य मंडल 80 किलोमीटर और आयन मंडल 600 किलोमीटर और बहिर्मंडल 1000 किलोमीटर, नहीं 10,000, सॉरी 10,000, ठीक है। इस तरीके से रहता है। तो आप क्रमबद्ध तरीके से देख लीजिए। पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, ये तो गलत हो गया, पहले बहिर्मंडल है। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से किसके कारण महासागर के जल में गतियाँ होती है। महासागरीय जल में गति किस कारण से होती है? तरंग के कारण, ज्वार भाटा के कारण या महासागरीय जल धाराएं के कारण। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें थोड़े से मिस्टेक हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए आप, इसको काट के सभी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों के कारण ही महासागरीय जलधाराओं में गतियाँ होती है। इतना समझ गए आप लोग। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप 20 में से कितना स्कोर किए हैं, और मैं कमेंट चेक करूँगी, फिर देखूँगी किसका सबसे ज़्यादा स्कोर आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर जैसे ही हमारा ज्योग्राफी का क्लास 6 का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी क्लास 7 का स्टार्ट कर दूंगी, फिर उसका थ्योरी करवाऊंगी पहले, उसके बाद उसका टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊँगी। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।